ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। जाति जनगणना के नफा नुकसान, इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे देश में खूब चर्चा हो रही जाति आधारित जनगणना की, और विपक्ष इसकी मांग भी कर रहा था। कुछ राज्यों ने आप देखिए अपने यहाँ जातीय सर्वेक्षण भी करवाए हुए थे। और देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। और जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना भी हो, कि इस जाति की संख्या इतनी है, इसकी इतनी है। और 1931 में अंतिम बार ये आंकड़े जारी किए गए थे। अंग्रेजों के समय की बात हो रही है। तो मोदी मंत्रिमंडल ने जाति जनगणना कराने का अप्रत्याशित निर्णय लिया है। लगभग 100 वर्षों बाद पूर्ण जाति जनगणना होगी और संभवतः 2031 तक, कब 2031 तक हमें जातियों के प्रमाणिक आंकड़े मिल सकेंगे। अंतिम जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। भाजपा कांग्रेस दोनों ही समय समय पर इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण बदलती रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने भी इस पर अपना रुख बदला है। अब विपक्षी दलों में जाति जनगणना के निर्णय का श्रेय लेने की होड़ है। मोदी ने यह फैसला तब लिया जब विपक्षी दलों को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सबका ध्यान पहलगांव आतंकी हमले पर था। विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा था। इस निर्णय को बिहार के आगामी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, और जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जातिगत जनगणना को अपना प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाकर मोदी नीतीश को शिकस्त देना चाहते थे। एक तो आप लोगों को देखिए बात बता दूं, बिल्कुल याद रखिएगा इसमें, कि बिहार की बात करें तो चुनाव है ना बिहार में। एक बार बिहार आप लोग चलिए, ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें बिहार है। पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा आपकी नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें आप देखिए 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। किस संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर इसे 18 किया गया था, आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1900 कब 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को इसीलिए मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ब्रिटिश काल में जब 1881 से 1931 तक जाति जनगणना हुई तो उसे बंद क्यों किया गया, और अब करीब 100 वर्षों बाद उसे पुनः शुरू क्यों किया जा रहा है। 1941 में भी जाति जनगणना हुई थी पर उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए थे। स्वतंत्रता के बाद 1951 से 2011 तक आंशिक जाति जनगणना होती रही है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गणना की गई। 1941 के जनगणना कमिश्नर MWM ईट्स ने जाति जनगणना को खर्चीला, समय खपाऊ, सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाला और डॉक्टर अंबेडकर के जाति विहीन समाज के मार्ग में अवरोध बताया था। जाति जनगणना से दलितों, आदिवासियों को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनका गणना तो बराबर होती रही है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को लगता है कि अब उसे इसका लाभ होगा, पर किसी को नहीं पता है कि ऐसा कैसे होगा। क्या जाति जनगणना केवल एक चुनावी दांव पेच का खेल है और राजनीतिक दलों द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग को साधने की कवायद है? बेशक जाति जनगणना से OBC जातियों की भी आंकड़े मिल जाएंगे। आरक्षण के उपवर्गीकरण से उन्हें कुछ लाभ भी मिलेगा, लेकिन यह भविष्य बताएगा कि जातिगत जनगणना, जातिवार गणना से सामाजिक न्याय की सच में नई उड़ान मिलेगी। यदि जाति गणना से ही सामाजिक न्याय की स्थापना होती तो क्या SC/ST समाज को वांछित सामाजिक न्याय मिल सका? यह सही है कि दलितों में 1-2 तिहाइयों को एक दो जातियों की स्थिति में बेहतरी आई है, लेकिन शेष सैकड़ों जातियों का क्या? यह स्थिति आदिवासियों में भी है। संविधान के अनुसार जनगणना का एकाधिकार संसद यानी केंद्र को प्राप्त है, पर बिहार, कर्नाटक आदि ने अपने अपने यहाँ जाति
सर्वेक्षण किया, यद्यपि उसमें पारदर्शिता का अभाव और राजनीतिक निहितार्थ थे। जिन राज्यों ने जाति सर्वेक्षण कर विभिन्न जातियों के आंकड़े प्राप्त किए, उन्होंने ऐसा कौन सा कदम ओबीसी की बेहतरी के लिए उठाया जो बिना जातिगत आंकड़े के संभव नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया, लेकिन अब देखिए उसके जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर सके। तब गृह मंत्री चिदम्बरम ने जाति जनगणना न कराने का कई कारण बताए थे, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच अलग अलग ओबीसी सूचियां होना, कई राज्यों में ओबीसी सूचियां न होना, कई जातियों का एससी और ओबीसी दोनों में होना, मतांतर कर ईसाई और इस्लाम अपनाने वालों की भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग स्थिति होना। और एक आप देखेंगे कि एक से दूसरे राज्यों में जाने वालों की विभिन्न भिन्न स्थितियां, अंतर धार्मिक विवाह से उत्पन्न बच्चों की अस्पष्टता। और अब जब मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया तो जनगणना आयोग को इन समस्याओं से निपटना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि किसी भी नागरिक को अपनी जाति बताने की स्वतंत्रता है और उसके लिए उसे कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाना है। क्या अब देश में लोक नीतियां जाति देखकर बनेंगी? क्या आरक्षण की सामाजिक न्याय का एकमात्र संवाहक है? क्या जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में देश के संसाधनों और सेवाओं का आवंटन हमारी समस्याओं का सही समाधान है? जातियां हमारी सामाजिक संरचना का आधार है और इस रचना में कुछ लचीलापन आया और हम जातिवाद से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर देखना होगा कि कहीं जाति जनगणना से इस प्रवृत्ति पर विराम न लगे, पद सोपनीय सामाजिक संरचना और कठोर ना हो जाए जो सामाजिक विखंडन को हवा दे। 2011 की जनगणना से पता चला था कि देश में लगभग 46 लाख उपजातियां हैं। जातीय जनगणना और आरक्षण के समन्वय से किसी जाति समूह में असंख्य वंचित उपसमूहों को भी सामाजिक आर्थिक मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा, जो उनके लिए सामाजिक न्याय को सच बनाएगी। पर इससे उन नेताओं का खेल भी समाप्त होगा जो जातिवादी राजनीति कर अपने जाति समूह के लाभ पर किसी उपजाति का एकाधिकार स्थापित कर बैठे हैं। और क्या मुस्लिम ईसाइयों को भी जाति जनगणना के दायरे में लाया जाएगा? अभी ऐलान किया ना, लाया जाएगा। भले ही मुस्लिम नेता जातियों का अस्तित्व नकारें, पर सच्चा समिति के अनुसार मुस्लिम अशरफ, अजलाफ और अरजाल कहीं जाने वाली जातियों में बटे हैं। आजकल पसमानदा अजलाफ और अरजाल मुस्लिम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईसाइयों में भी दलित ईसाइयों की मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जाति माना जाए और तदनुसार सुविधाएं दी जाएं। जाति जनगणना के समर्थक नेताओं में यह चिंता है कि कहीं भाजपा जातिगत जनगणना को हिंदू समाज को एक करने के एजेंडे में ना बदल दे। भाजपा का एजेंडा है कि वह एक समावेशी, सशक्त और समृद्ध समाज चाहती है, लेकिन गैर राजग पार्टियां विभिन्न सामाजिक समूहों की अस्मिता को बनाए रखकर उन्हें हिंदू समाज से बाहर रखना चाहती है। भविष्य ये बताएगा कि इन दोनों में कौन अपने एजेंडे में सफल होगा। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनका नाम है, आप देखते हैं, डॉक्टर AK वर्मा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए राजनीति भी खूब होती है इस तरह के मुद्दों पर। अब आपको मालूम है कि अगर धर्म के नाम पर चुनाव हो, राजनीति हो, तो बीजेपी को फायदा मिलता है। जातियों के आधार पर चुनाव हो तो आप देखते हैं विपक्ष को जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन्हें खूब वोट मिलता है। दरक रही यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली या संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। और देखिए सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं, और जो आप लोग देखते हैं ना IAS IPS पद होता है, समझ रहे हैं आप लोग, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। यूपीएससी की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। और आप लोगों को बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 यूपीएससी से संबंधित है। तो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की गूंज हर वर्ष की तरह इस साल भी रही। पिछले कई वर्षों से इसमें लड़कियां टॉप कर रही हैं। इस बार भी आप देखिए शक्ति दुबे अव्वल रही हैं। पहले 25 रैंक में 11 लड़कियां हैं, कुल मिलाकर 29%। हर साल इसमें वृद्धि हो रही है। यह नारी शक्ति या फिर कहें स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सुखद खबर भी है। क्या है? बहुत सुखद खबर भी है इसमें, ये भी याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों की समीक्षा की जाए तो सिविल सेवा परीक्षा के विरोधाभास भी कम नहीं है। लगभग 70% उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता इंजीनियर, मेडिकल या प्रबंधन क्षेत्र जैसे तकनीकी क्षेत्र में है, लेकिन इनमें से 80% से ज़्यादा यूपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक पेपर सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, राजनीति शास्त्र आदि होते हैं। इस बार की टॉपर शक्ति दुबे ने यूपीएससी में विषय
ऑप्शन राजनीति शास्त्र चुना, तीसरी रैंक पाए अर्चित पराग डोंगरे ने फिलॉसफी, और चौथे और पांचवी रैंक पाए दोनों, ये आप देखते हैं दोनों उम्मीदवारों ने समाजशास्त्र चुना, जबकि स्नातक स्तर पर इनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसी तकनीकी क्षेत्र में हुई है। यहाँ प्रश्न अच्छे और बुरे विषय का नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और यूपीएससी में कोई तालमेल नहीं होने का है। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि जब आप लोग यूपीएससी का जो ऑप्शनल चुन रहे होते हैं उस समय बड़ा ध्यान रखा करिएगा, किसी को देख के आपको ऑप्शनल नहीं चुन लेना है, समझ रहे हैं आप लोग। जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, जिसका स्टडी मटेरियल अच्छे से मिल जाता हो, उसे आपको चुनना है, समझ रहे हैं आप लोग। और बहुत सारे लोग आप देखते हैं मैथ से एमएससी किए रहते हैं, वो आप देखते हैं इतिहास चुन लेते हैं, भूगोल चुनते हैं, समाजशास्त्र चुनते हैं, तो ये भी सब ध्यान देने वाली बातें हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विरोधाभास अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का भी है। अंग्रेजी मातृभाषा वाले इस देश में 2% भी नहीं होंगे, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में 95% उम्मीदवार अंग्रेजी माध्यम से ही चुने जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। भारतीय भाषाओं के मुश्किल से 5% उम्मीदवार चुने जाते हैं। 2011 में प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी शामिल करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि देश के नौजवान अंग्रेजी स्कूलों की तरफ ही झुकते चले गए, और यह इस सरकार की भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति के बावजूद भी वैसा ही जारी रहा। अंग्रेजी स्कूलों की तरफ कौन जा सकता है? वही जो अपेक्षाकृत संपन्न है। महानगरों में रहकर महंगे स्कूल कॉलेजों में पढ़ना आप देखते हैं कि पढ़ना और कोचिंग करना देश के गरीबों की हैसियत से बाहर है। पिछले 10 वर्षों से आप देखिए ज़्यादा समय से यूपीएससी की पूरी परीक्षा प्रणाली में आप देखिए भी एक और बड़ी दरार सामने आ रही है। क्या आ रही है? दरार सामने आ रही है। इसमें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भैया? इस बार की टॉपर 3 बार प्रारंभिक परीक्षा में फेल होती हैं रही हैं और 5वीं बार देश में अव्वल रही हैं। दूसरी रैंक की हर्षिता गोयल भी 2 बार प्रारंभिक परीक्षा में फेल हुई हैं। पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में कोई तालमेल नजर नहीं आता है। और आप देखेंगे इसमें सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए दौलत सिंह कोठारी की अगुवाई में बनी कमेटी की रिपोर्ट 1979 में लागू हुई थी। वह परीक्षा प्रणाली 2011 तक ठीक रही। उस पूरे दौर में ऐसे विचित्र परिणाम कभी नहीं आए। अब कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि पहले प्रयास में कम रैंक के साथ उम्मीदवार सफल हो गया, लेकिन ऊंची रैंक हासिल करने के लिए जब फिर परीक्षा दी तो 4 बार में भी प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाया। मानो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा लॉटरी या जुआ है। पहले ही इस चरण में सब असफल होना हजारों लाखों नौजवानों के सपनों को धराशायी कर देता है। ऐसे में सक्षम उम्मीदवारों की भी कमी नहीं है जो 10-10 वर्षों तक महानगरों में किराए पर रहकर संघर्ष में लगे हुए हैं। यूपीएससी ने नियम ही ऐसे बना रखे कि उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 32 और आप देखते हैं कि आरक्षित वर्ग के लिए 37 तक है। वर्षों से कई कमेटियों ने उम्र सीमा कम करने का सुझाव दिया, लेकिन पता नहीं है सरकार के पास कौन सी राजनीतिक मजबूरियां हैं। परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवारों में नैतिकता की बात तो ना ही की जाए तो अच्छा है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 6 वर्ष पहले जिस उम्मीदवार को नैतिकता के परिचय में यूपीएससी ने सर्वोच्च नंबर दिए थे और जिसकी बदौलत वह आईपीएस बना, अगले वर्ष वह यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया। यानी कि आप समझते हैं कि लोगों की नैतिकता कहाँ रहती है? केवल पास होने के लिए। और पूजा खेड़कर का मामला तो आप देखिए अभी आपकी स्मृति में होगा ही कि कैसे क्रीमी लेयर से बचते हुए उन्होंने आरक्षण का सर्टिफिकेट पाया और यूपीएससी कार्मिक मंत्रालय को धाता बताते हुए ऐसी सुविधाओं की मांग करने लगी जिनकी वो हकदार नहीं थी। और आप देखिए बीते दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप कंपनियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था वे सिर्फ खाना और सामान सप्लाई करने जैसी सर्विस सेक्टर में हैं और चीन की तरह एआई और रोबोटिक्स में क्यों नहीं है। अच्छा हुआ कि वह उन्होंने खुद स्वीकार किया। इसके बाद आईआईटी आदि संस्थाओं से निकले नौजवानों ने आक्रोश व्यक्त किया कि हमें अपने स्टार्टअप के लिए नौकरशाह के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमारी बुद्धि और कृत्रिम बुद्धि दोनों ही मंद पड़ जाते हैं। और यह हकीकत है कुछ ने तो कहा कि क्या भारत चीन, इजराइल और जापान की तरह विज्ञान शोध में उतना पैसा खर्च कर रहा है। इन प्रश्नों का संबंध सिविल सेवा परीक्षा से इसलिए है जब तक इसमें चुने हुए नौकरशाहों की नियत ईमानदारी नहीं होती है, वे भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होते और उनके काम में राजनीतिक हस्तक्षेप कम नहीं होता है। और जब तक पूरी परीक्षा प्रणाली एवं शिक्षा में सुधार नहीं होता है तब तक हमारे सर्वश्रेष्ठ युवा इन सेवाओं में आप देखिए नहीं जाएंगे। गलती इन नौजवानों की नहीं, हमारे लोकतंत्र के पूरे ढांचे की। सरकार को इससे तुरंत बदलने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद हैं, इनका नाम है प्रेमपाल शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आपने देखा होगा जो लोग भ्रष्टाचार के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, इंटरव्यू में इतने अच्छे जवाब देते हैं,
वही आगे चलकर आप देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त भी पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या है, केवल पास होने के लिए उनकी बातें थी, उनकी लिखावट थी केवल। यहाँ आप देखिए संवेदनशीलता ऊर्जा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में सफलता के सपने सजोता है, पर सब अपने सपने सच में नहीं बदल पाते हैं। अथक परिश्रम के पश्चात भी यदि सफलता ना मिले तो निराश हताश होना स्वाभाविक है। निराशा का गहरा कोहरा व्यक्ति के मनोबल और विश्वास को कमजोर बना देता है। वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। स्मरण रखें, दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद उजली सुबह भी जरूर आएगी, और उसके पूरे उपयोग की तैयारी करें। इसका अर्थ है कि आशा और विश्वास की दीवार को कभी मत दरकने दें, और यह आशावादी दृष्टिकोण सफलता का पहला सोपान है। जीवन यात्रा में व्यक्ति अनेक खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरता है। वह कभी फिसलता है, गिरता है, गलतियां भी करता है, किंतु हर चूक उसे चेताती है। हर ठोकर ठीक करने चलने का सबक सिखाती है। हर असफलता सफलता के द्वार खोलती है। इस प्रकार वह प्रत्येक घटना से बोध पाठ पढ़ता है और परिपक्वता के साथ साथ अनुभवी भी बनता जाता है, और उन अनुभवों से प्रेरणा लेकर जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं वे अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्र पहचान बना लेते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। सही रास्ता वह है जो आपकी आशावादी बनाए और संतोष दे, आपके मुस्कुराने की वजह दे। इन सब के लिए आपको सफल, अमीर या फिर शक्तिशाली बनने के बजाय संवेदनशील एवं करुणाशील बनने की जरूरत है। और संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों की कठिनाइयों को जानने समझने की क्षमता। आज मनुष्य अधिक आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। करुणा और संवेदनशीलता के स्रोत सूख रहे हैं। विश्व की भौगोलिक सीमाएं सिमट रही हैं, दूरियां मिट रही हैं, किंतु मनुष्य के बीच संवेदनशीलता समाप्त हो रही है। मानव मरुस्थल बन रहा है। ऐसी स्थिति में भावनात्मक रिश्ते ही जीवन में स्नेह सौहार्द की हरियाली उगा सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। ये पानी की लड़ाई जो पंजाब और हरियाणा में चल रही है उसी की बातें की जा रही हैं। ये आप देखिए, पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और हरियाणा है, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। यह ठीक नहीं है कि पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब हरियाणा आमने सामने है। पिछले कई दिनों से जल बंटवारे पर दोनों राज्यों में बढ़ती अनबन को देखते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB में शामिल केंद्र सरकार के अधिकारियों ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वोटिंग के जरिए हरियाणा को पानी देने का फैसला किया, लेकिन पंजाब सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है। उसने भाखड़ा बांध में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पंजाब का दावा है कि हरियाणा को उससे हिस्से का पानी दिया जा चुका है और वो है और देने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा का कहना है कि फिलहाल उसे पानी की जरूरत है, उसे उतना पानी नहीं मिला जितना पंजाब देने का दावा कर रहा है। इन परस्पर विरोधी दावों की परख BBMB को करनी चाहिए। अभी भी इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए ताकि दोनों ही राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। पानी किसी राज्य विशेष की संपदा नहीं है, यह राष्ट्रीय संपदा है। उसका बंटवारा विभिन्न राज्यों की जरूरत के आधार पर होना चाहिए। यह भी समझा जाए कि यदि बांध में पानी कम हो तो फिर मांग और आपूर्ति में संतुलन कायम करना होगा। यह खेदजनक है कि इस दिशा में पानी आगे बढ़ने के बजाय पंजाब हरियाणा आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं और जल बंटवारे पर कहीं ना कहीं राजनीति होती भी दिख रही है। यदि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो शायद यह विवाद किसी और में होता, क्योंकि हरियाणा को दिल्ली को भी पानी देना होता है। तब पंजाब के अतिरिक्त पानी ना देने पर संभवतः हरियाणा सरकार ऐसा कुछ कहना होता कि फिर हम दिल्ली को पानी नहीं दे पाएंगे। कहीं विवाद बढ़ जाने का यह कारण तो नहीं है कि फिलहाल हरियाणा के साथ दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जल बंटवारे के मसले दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर किए जाने चाहिए। चूंकि पंजाब सरकार BMC के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है, इसलिए अब शायद वहीं से तय हो कि किसका पक्ष कितना सही है। लेकिन यह स्पष्ट है कि पानी की खपत कम करने के मामले में दोनों ही राज्य जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। आखिर जब पानी की कमी बढ़ती जा रही है या फिर पंजाब हरियाणा अधिक पानी की मांग वाली फसलें क्यों उगा रहा है, वह भी तब जब इससे किसानों को भी लाभ नहीं है। इस विषय को केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए। इसके साथ ही आप देखते हैं कि क्या उसे जल बंटवारे कि ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी ऐसे फिर यह विवाद कहीं पर ना उभरे। हम लोग पानी के लिए आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। सिंधु जल संधि हम लोगों ने रोक दी और हमारे राज्यों में भी हो रहा है। देखिए
दूरगामी निर्णय। राजधानी शिमला का बोझ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ कार्यालयों की स्थानांतरित करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला ले जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। धर्मशाला में निगम का मुख्यालय स्थायी स्थापित होने से भविष्य में कई लाभ होंगे। इस मामले में निगम के अध्यक्ष RS वाली की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वह लंबे समय तक इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने तरीकों से मुख्यमंत्री को आश्वस्त कर दिया। सरकार के लिए यह लाभ का सौदा साबित होगा। शिमला में यह कार्यालय किराए के भवन चल रहा है, जबकि कांगड़ा में कई सरकारी भवन ऐसे हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। और इस तरह आप देखेंगे, इस तरह से मुख्यालय सरकारी भवन में चलेगा और किराया भी नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार भी कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। कांगड़ा के कगल हवाई अड्डे का विस्तार प्रस्तावित है, जबकि वनखंडी में चिड़ियाघर बनने जा रहा है। पौंग बांध में जल कीड़ाएं, धर्मशाला में रोलर स्केटिंग रिंग शुरू करने के साथ नई इको टूरिज्म साइट्स विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। धर्मशाला में निगम मुख्यालय होने से इन परियोजनाओं में तेजी आएगी। कांगड़ा में आप देखिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में भी मदद मिलेगी। ये आप देख लीजिएगा, ये है हिमाचल प्रदेश। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। ये विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और आप देखिए पुष्कर सिंह कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पुष्कर सिंह धामी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बताइए आप लोग। दम तोड़ती प्याऊ की परंपरा। किसी समाज या समूह में लंबे समय से चली आ रही किसी परंपरा का अंत हो जाना कई बार खुशियां देता है, पर कई बार यह भीतर से रुला देता है। परंपराओं का प्रारंभ और अंत विकासशील समाज के लिए आवश्यक भी है। परंपराएं टूटने के लिए ही होती हैं, पर कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका टूटना मन को दुखी कर देता है एक तरह से। और आप देखते हैं कि कुछ ऐसा ही अनुभव तब हुआ जब बोतलों में पानी की संस्कृति के बीच इन दिनों प्याऊ की परंपरा दम तोड़ती दिख रही है। पहले आप देखिए गांव, कस्बों और शहरों में कई प्याऊ देखने को मिल जाते थे। कई बार रेलवे स्टेशनों पर गर्मियों में पानी पिलाने का पुण्य कर्म किया जाता था। पानी पिलाने वालों की केवल यही प्रार्थना होती, जितना चाहे पानी पिए, चाहे तो सुराही में भर लें, पर पानी बर्बाद ना करें। उनकी यह प्रार्थना उस समय लोगों को भले ही प्रभावित ना करती हो, पर आज जब उन्हें रेलवे स्टेशनों में पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती है, तब समझ में आता है कि सचमुच उनकी प्रार्थना का कोई अर्थ था। और मुहावरे में पानी पिलाना यानी भले ही मजा चखाना होता हो, पर यह सनातन सच है कि पानी पिलाना एक पुण्य कार्य है। अच्छी भावना के साथ किसी प्यासे को पानी पिलाना तो और भी पुण्य का काम है। कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, पर अच्छी परंपराएं जब देखते ही देखते दम तोड़ने लगती हैं, तब दुख का होना स्वाभाविक है। पुरानी सभी परंपराएं अच्छी थी, यह कहना मुश्किल है, पर कई परंपराएं जिसके पीछे किसी तरह का कोई स्वार्थ ना हो और जिसमें केवल परोपकार की भावना हो, उसे तो अनुचित नहीं कहा जा सकता है। उस प्याऊ परंपरा में यह भावना कभी हावी नहीं रही कि पानी पिलाना एक पुण्य कार्य है। मात्र कुछ लोग चंदा एकत्रित करते हैं और एक प्याऊ आप देखते हैं शुरू हो जाता है। अब तो कहीं कहीं प्याऊ के उद्घाटन की खबर पढ़ने को मिल जाती है, पर कुछ दिन बाद वह या तो पानी की बेचने का व्यवसाय केंद्र बनकर रह जाता है या फिर मवेशियों का आश्रय स्थल। कल्पना करें कि कोई राहगीर दूर से चलता हुआ किसी गांव या शहर में प्रवेश करता है, उसे प्यास लग रही है, वह पानी की तलाश में है, तब उसे कहीं प्याऊ दिखाई देता है जहां वह छक्कर ठंडा पानी पीता है। निश्चित रूप से उसका आत्मा भी तृप्त हो जाती है, वह आगे बढ़ता है बहुत सारी दुआएं देकर। आज एक गिलास पानी भी बड़ी जहज्जत के बाद मिलता है। ऐसे में कहाँ की दुआ और कहाँ की प्रार्थना। देखते ही देखते पानी बेचना एक व्यवसाय बन गया है। यह हमारे द्वारा किए गए पानी की बर्बादी का ही परिणाम है। आज भले ही हम पानी की बर्बाद करना अपनी शान समझते हो, पर सच तो यह है कि यही पानी एक दिन हम सबको पानी कर देगा। तब भी हम शायद समझ नहीं पाएंगे एक एक बूंद का पानी का महत्व। आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर किया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये संवैधानिक मूल्यों से युवाओं का जुड़ाव, ये भी पढ़ लीजिए भैया। देखिए 3 डेटें आप लोगों को जरूर याद रखना है। एक तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि आज़ादी मिली थी ना हमें 15 अगस्त 1947 को। और आप देखते हैं कि दूसरा है 26 नवंबर 1949। कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो हर साल 26 जनवरी को आप लोग देखते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो लोकतंत्र केवल
केवल मतपत्र से नहीं बल्कि संवैधानिक चेतना से पुष्पित होता है। इसी सोच को मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में लिए गए इस निर्णय के तहत स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संविधान को एक क्रेडिट आधारित अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा। संवैधानिक बहस जैसे प्रायोगिक शिक्षण माध्यमों को शामिल कर छात्रों में लोकतांत्रिक चेतना और संवैधानिक समझ का विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश का यह प्रयास न केवल राष्ट्र स्तर पर एक अभिनय मॉडल प्रस्तुत करता है बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण बन सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आप देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। यह निर्णय भारतीय समाज के उस मौलिक प्रश्न का उत्तर देता है, क्यों हर शिक्षित नागरिक को अपने संविधान की मूल भावना मानवाधिकारों की मर्यादा का भान होना चाहिए। संविधान कोई निजी पुस्तक नहीं, अपितु राष्ट्र का आत्मा का जीवंत प्रकाश है। इसके अनुच्छेदों में स्वतंत्रता की चेतना, समानता का स्वप्न, बंधुत्व की भावना, न्याय का वृत्त ध्वनित होता है। जब विद्यार्थी शिक्षा के प्रारंभिक काल से ही संविधान के सिद्धांतों का साक्षात्कार करेगा तभी वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों का समुचित बोध कर सकेगा। और मध्य प्रदेश आप देखिए, मध्य प्रदेश मॉडल की प्रासंगिकता इस दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह पहल न केवल एक राज्य विशेष तक सीमित रहे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक आंदोलन का रूप ले। शिक्षा का उद्देश्य मात्र आजीविका का साधन प्राप्त करना नहीं, अपितु समाज में विवेकशील, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना है। जब तक आप देखते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली संविधान के मूल्यों को विद्यालयों के हृदय में प्रतिष्ठित नहीं कर पाती, तब तक लोकतंत्र का आधार सुदृढ़ नहीं हो सकता है। और आप देखते हैं कि आज की पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जो उदासीनता दिखाई देती है, उसका एक कारण शिक्षा में इन विषयों की उपेक्षा भी रही है। और जब युवा अपने अधिकारों, कर्तव्यों का मूल प्रकृति से परिचित नहीं होता तो वह स्वतः अधिकारों का दुरुपयोग, कर्तव्यों की उपेक्षा करता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों का आप देखते हैं कि समावेश अनिवार्य है। यह विचार भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान की शिक्षा केवल विधि के छात्रों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जैसे गणित विज्ञान की एक सामान्य समझ हर शिक्षित व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वैसे ही संविधान की सामान्य समझ भी प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है। मैं भी तो कहता हूं कि देखिए, संविधान के बारे में, भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में हमारे हर किसी को मालूम होना चाहिए। आप लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है, मैं कहता हूं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। अरे भैया, इंसान की पहचान तो यही है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब तो उसे मालूम होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता की सीमाएं क्या है, समानता का अर्थ क्या है और सामाजिक न्याय का मार्ग कैसा है। और जहां एक और राज्यों को अपनी शिक्षा नीति में नवाचार प्रयोग का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए न्यूनतम संवैधानिक समझ का राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। राज्य और केंद्र के बीच इस दिशा में समन्वय होना चाहिए ताकि संविधान केवल पाठ्यक्रम का विषय नहीं अपितु जीवन का मार्गदर्शक दर्शन बन सके। और आप देखते हैं कि यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक ही कि क्या केवल पढ़ाने पर भर से संवैधानिक आदर्श व्यवहार में उतर जाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं अपितु आचरण में परिवर्तन लाना है। इसके लिए पाठ्यक्रम को केवल सिद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहारिक भी बनाना होगा। जैसे जागरूकता अभियानों, सामाजिक सेवा परियोजनाओं के माध्यम से छात्रों को संवैधानिक मूल्यों के जीवंत अनुभव कराए जाएं। संविधान केवल एक दस्तावेज भर नहीं है, एक दृष्टि जो मानव जीवन को गरिमामय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाती है। शिक्षा द्वारा यदि हम इस दृष्टि को युवाओं के हृदय में प्रतिष्ठित कर सकें तो समाज में एक मौलिक और सकारात्मक परिवर्तन संभव है। और ये आप देखते हैं कि संवैधानिक चेतना का विस्तार कक्षाओं से निकलकर समाज तक पहुंचे। इसके लिए संस्थानों को सामुदायिक कार्यक्रमों, विधिक साक्षरता अभियानों और जन भागीदारी के माध्यम से विद्यालयों को सक्रिय बनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा को अधिक समावेशी, बहुआयामी बनाने का पर बल दिया है। संविधान और मानवाधिकारों की शिक्षा इस नीति के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह सामंजस्य रखती है। इसे अब एक वैकल्पिक पहल न मानकर मुख्य धारा का विषय बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार संविधान की शिक्षा लोकतंत्र की सुदृढ़ता की आधारशिला है। जब युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी गहन बोध रखती है, तब भारतीय लोकतंत्र केवल बाह्य संरचना नहीं अपितु जीवंत चेतना का रूप धारण करेगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार, नागरिकता निर्माण भी होना चाहिए। जहां शिक्षा संविधान से विमुख हो वहां नागरिकता मात्र एक बंधन रह जाती है। जिस राष्ट्र का छात्र संविधान से अनभिज्ञ है वह भविष्य की अंधी गली में भटकता और अंत में भविष्य की पीढ़ी को यदि
हम सचमुच एक प्रभुत्व न्यायप्रिय और मानवतावादी समाज का निर्माता बनाना चाहते हैं तो आज शिक्षा में संविधान, मानवाधिकार और नैतिक मूल्यों का समावेश अनिवार्य है। मध्य प्रदेश ने इस दिशा में जो कदम बढ़ाया वह अनुकरणीय भी है। अब आवश्यकता है इस बात की कि इस द्वीप को हर राज्य तक पहुंचाया जाए ताकि भारत का भविष्य संविधान के प्रकाश में और उज्जवल हो सके। क्या हो सके? उज्जवल हो सके। बाकी बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। या आप देखिए, शिक्षा में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रह सकता है। यह समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य स्थापित करने का भी माध्यम है। जब तक मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में सद्गुणों का समावेश नहीं होता तब तक शिक्षा अधूरी मानी जाती है। केवल पुस्तक ज्ञान और विज्ञान से जीवन को समृद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक उसे नैतिक मूल्यों से जोड़कर ना देखा जाए। शिक्षा यदि एक बीज के समान है तो उसका वास्तविक रूप तभी दृष्टिगोचर होता है जब वह जीवन रूपी विशाल वृक्ष में विकसित होता है। उदारता, ईमानदारी, धैर्य, प्रेम, परोपकारी, त्याग, मानवता, इन सारे शब्दों को हम मानवीय मूल्य कहते हैं, परंतु इन सभी मूल्यों का विघटन हो रहा है। यही कारण है कि समाज में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनके भीतर मूल्यों की कमी को दर्शाती हैं। वर्तमान भौतिक युग में पैसा कमाने की ऐसी आपाधापी मची हुई है कि लोग नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। आज आप देखते हैं कि बच्चों को केवल कितनी शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाता है। बच्चे अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार के टूटने से परिवार के भीतर मिलने वाली शिक्षा और संस्कार पर बहुत गंभीर असर पड़ा है। जो संस्कार बच्चों को संयुक्त परिवार के बुजुर्गों से आप देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से मिल जाया करते थे, वह आज के जीवन में आसानी से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि अनेक परिवारों में माता पिता के कामकाजी होने के कारण उनके पास वक्त की कमी हो गई है। नैतिक पतन के लिए कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति भी जिम्मेदार है। जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में त्याग, ईमानदारी, सहनशीलता, परोपकार, सेवाभाव, दया, पवित्रता, नम्रता, सत्यता आदि सद्गुण नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा के बीज है जीवन। आप देखते हैं एक वृक्ष है, जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का अनिवार्य अंग है। यह मानव मस्तिष्क तथा चरित्र का परिष्कार करती है। शिक्षा के द्वारा न केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी होता है। ऐसे में कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सही दिशा में हो तो आज का युवा मात्र सामाजिक रूप में ही नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी स्वतंत्र और देश का कर्णधार बन सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैकाले की संस्कार विहीन शिक्षा प्रणाली ने हमारी भावी पीढ़ियों को अंग्रेजी का खोखला शब्द ज्ञान देकर अंग्रेजों के लिए कर्मचारी को तैयार किया, परंतु हमें हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति मान्यताओं से पूरी तरह ये आप देखते हैं कि काट कर खोखला कर दिया। यही कारण था कि इस शिक्षा प्रणाली से निकले छात्र अपनी संस्कृति की जड़ों से कट कर रह गए। शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चों को चरित्रवान, गुणवान बनाना भी होता है। गुणवान बच्चे ही देश की सच्ची संपत्ति है। नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता से छात्रों में नैतिकता, भावनात्मक मानवता, सच्चे नागरिक बनने की भावना जागृत होती है। और आप देखिए, नैतिक शिक्षा से ही रचनात्मक, सकारात्मक चेतना का विकास होता है। नैतिक शिक्षा से समाज में फैली हुई ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। मूल आधारित शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को निर्देशित करते हुए जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम होता है। मूल आधारित शिक्षा व्यक्ति में नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि गुणों का निर्माण करती है। हमारे इतिहास, पौराणिक कथाओं ने भी हमें मूल आधारित शिक्षा दी है। उदाहरण सर्व धर्म संभाव, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिन आदि अवधारणाएं हमारी प्राचीन सभ्यता की ही देन है। बच्चों को दी गई नैतिक शिक्षा और सीख उन्हें आगे चलकर एक अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए जरूरी है कि शुरुआती समय से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार बताया करिएगा। ये नई खेल संस्कृति से समावेशी विकास को गति है। ये बिहार की बात हो रही है। पटना में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का निरीक्षण करते नीतीश कुमार। तो पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो। ये जन स्वास्थ्य को मिली प्राथमिकता। आजकल खेल के क्षेत्र में भी अच्छा आप देखते हैं कैरियर बनाया जा सकता है और बनाना भी चाहिए। वो समय खत्म होगा जब कहते थे कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। समझ रहे हैं? अब तो आप देखते हैं कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। उल्टा हो गया, खेल कूद से भी नवाब बन सकते हैं। समझ रहे हैं? ये जन स्वास्थ्य को मिली प्राथमिकता। दिल्ली की हवा निरंतर भयावह रूप से प्रदूषित होती जा रही है। शहरीकरण, वाहनों की भीड़,
औद्योगिक गतिविधियों और अनियंत्रित निर्माण कार्यों से मिलकर राजधानी को एक गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया। वायु प्रदूषण अब केवल एक मौसमी समस्या नहीं बल्कि साल भर के लिए एक सतत स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। परंतु अफसोस है कि जिन कदमों की दरकार थी उन्हें उठाने के बजाय सरकारी तंत्र और व्यवस्थाएं आंकड़ों की चमक के पीछे भागती दिख रही हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक बहुस्तरीय ढांचा मौजूद है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संचालित 40 से अधिक सतत निगरानी केंद्र समूचे शहर में कार्यरत हैं। कागज पर यह व्यवस्था व्यापक प्रतीत होती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कहीं अधिक जटिल और चिंताजनक है। कई निगरानी केंद्रों की स्थापना स्थान संबंधी वैज्ञानिक मानकों की उपेक्षा कर की गई, जिससे प्रदूषण के वास्तविक स्तर का पता नहीं लग पाता है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली सरकार ने हाल ही में 6 नए सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। हालांकि यह निर्णय एक सकारात्मक पहल की तरह प्रस्तुत किया गया है, परंतु गहन विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नए स्टेशनों के लिए चयनित स्थान जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली छावनी, राष्ट्रमंडल खेल परिसर और इसरो अर्थ स्टेशन जैसे इलाके अपेक्षित स्वच्छ और हरित क्षेत्र हैं। इन स्थानों में वायु गुणवत्ता पहले से ही राजधानी के अन्य औद्योगिक या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर रहती है। निगरानी नेटवर्क देखा जाए तो दिल्ली के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का वितरण असमान और असंतुलित है। कुछ औद्योगिक इलाकों और व्यस्त यातायात जंक्शनों पर 2 तो निगरानी मौजूद है, लेकिन कई उच्च घनत्व वाले निम्न आय वर्ग के और वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित इलाके आज भी वैज्ञानिक निगरानी से वंचित हैं। ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नांगलोई, मुंडका, उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कई बाहरी क्षेत्र अभी तक समुचित निगरानी नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं। बिना व्यापक और वैज्ञानिक निगरानी के ना तो वास्तविक प्रदूषण हॉटस्पॉट पहचाने जा सकते हैं और न ही ठोस सुधारात्मक उपायों की योजना बना सकते हैं। ये आप देखते हैं कि वास्तव में स्वच्छ परिसरों में निगरानी का स्थापित करने का वैज्ञानिक उचित हो सकता है, क्योंकि वे ये दीर्घकालिक रुझानों का अध्ययन करने के लिए एक प्रकार के नियंत्रण समूह की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जब पूरा शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का सामना कर रहा हो, तब नीति निर्माण में प्राथमिकता उन इलाकों को मिलनी चाहिए जहां वायु प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है, जहां सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। आंकड़ों का सौंदर्यीकरण तत्कालिक राजनीतिक लाभ तो दे सकती है, लेकिन दीर्घावधि में लोगों के जीवन को खतरे में डालती है। निर्णय का आधार तो सरकारी स्तर का यह निर्णय खराब या प्रदूषित हवा को केवल कम प्रदूषित हवा मान लेने पर भर का मामला नहीं है। राजधानी की औसत एयर इक्वालिटी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श गंभीर प्रदूषण की या आप देखते हैं प्रदूषण की घटनाओं के दौरान स्कूल कॉलेज बंद करने, कार्यालय में ऑनलाइन गतिविधि संबंधी निर्णयों और पर्यावरण एवं शहरी नियोजन के दूरगामी रणनीतियों के निर्धारण सहित अनेक सरकारी और गैर सरकारी निर्णयों के लिए आधार का काम करता है। खासकर सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 2016 में दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के लागू होने के बाद शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर के हर कार्यकलाप का पैमाना बन गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए वायु प्रदूषण के स्तर को तत्कालिक रूप से नियंत्रित करने की आपातकालीन व्यवस्था है, जिसमें मुख्य रूप से निर्माण गतिविधि, शिक्षण, यातायात में स्तरीय नियंत्रण शामिल है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निगरानी नेटवर्क का पुनर्गठन एक प्राथमिक आप देखते हैं कि आवश्यकता बन चुका है। दिल्ली में एयर मॉनिटरिंग ढांचे का विस्तार एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन नए CAQMS को मुख्य रूप से अपेक्षा के स्वच्छ हरे भरे क्षेत्रों में स्थापित करने की वर्तमान रणनीति एक भ्रामक दृष्टिकोण प्रतीत होती है, जिससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियां बल्कि प्रदूषण कम करने के प्रयास गलत दिशा में जा सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में दिल्ली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां वायु प्रदूषण का संकट नीतिगत चूक और इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहा है। आंकड़ों का मेकअप करके ना तो हवा साफ होगी और ना ही दमघुट्टू हवा से निजात मिलेगी। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि नीति निर्माताओं की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य को हो, ना कि आंकड़ों की चमकती तस्वीर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।